नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम वैल्यू एडिशन कोर्स योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस को पढ़ने वाले हैं। हम एक ही वीडियो में इसके सिलेबस के सारे टॉपिक्स को पढ़ जाने वाले हैं। क्योंकि मैं इसके सिलेबस को पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो के बाहर से आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो आप इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लें, जिससे आप परीक्षा में अपना अच्छा उत्तर लिख सकें। इस वीडियो में मैं इसे हिंदी में ही बताने वाला हूं, तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला यूनिट है वो है योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान। तो आइए देखते हैं। योग एक प्राचीन प्रणाली है जो मन, शक्ति और आत्मा को जोड़ने का माध्यम है। यह समग्र स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास के लिए एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधि है। इसमें आसन यानी कि शारीरिक मुद्राएं, प्राणायाम यानी कि श्वास नियंत्रण और ध्यान यानी मेडिटेशन जैसे पहलू शामिल हैं। तो आइए सबसे पहले हम योग के इतिहास को देखते हैं। योग का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। इसकी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। इसका वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में मिलता है। योग का व्यवस्थित स्वरूप महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाले योग की परिकल्पना की है। कालांतर में भगवत गीता, हठ योग प्रदीपिका और गोरख संहिता जैसे ग्रंथों ने योग को और समृद्ध किया। प्रारंभ में यह आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग था, लेकिन आज यह विश्व भर में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रसिद्ध हो गया है। आइए अब हम आसन के महत्व को देखते हैं। आसन योग का वह अंग है जिसमें शारीरिक मुद्राओं पर ध्यान दिया जाता है। प्राचीन काल में आसन का उद्देश्य ध्यान के लिए शरीर को स्थिर और आरामदायक बनाना था। आधुनिक समय में आसनों का महत्व शारीरिक स्वास्थ्य और लचीलापन बढ़ाने के लिए बढ़ गया है। नियमित अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर का संतुलन बेहतर होता है और जोड़ों का लचीलापन भी बढ़ता है। जैसे भुजंगासन से रीढ़ को मजबूत किया जाता है तथा ताड़ासन से संतुलन बढ़ता है, उसी तरह पवन मुक्तासन से पाचन में सुधार होता है। इसके अलावा आसन शरीर और मन के बीच तालमेल स्थापित करते हैं, जिससे व्यक्ति वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित कर पाता है। यह ध्यान और प्राणायाम के लिए शरीर को तैयार करने में सहायक होता है। आइए अब हम प्राणायाम के प्रभाव को देखते हैं। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन ऊर्जा और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण। यह श्वास को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, जिससे शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। विभिन्न प्रकार के प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन और कपालभाति अलग अलग प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह सुधारता है और तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है। नाड़ी शोधन और कपालभाति आप जानते होंगे। नाड़ी शोधन में अनुलोम विलोम किया जाता है, जिसमें एक नाक से हवा लेकर दूसरे नाक से छोड़ा जाता है। तो इस तरह से इसके अलावा प्राणायाम शरीर की ऊर्जा नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिससे मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता आती है। यह ध्यान के लिए मन को तैयार करता है और उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए अब ध्यान के महत्व को देखते हैं। ध्यान योग का वह अंग है जिसमें मन को केंद्रित और शांत किया जाता है। यह अष्टांग योग का 7वां चरण है और आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान मानसिक और भावनात्मक लाभ प्रदान करता है। यह तनाव को कम करता है और एकाग्रता बढ़ाता है और साथ ही भावनात्मक स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। मंत्र ध्यान और सावधानी ध्यान जैसी विधियां मन को नियंत्रित करने और नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान व्यक्ति को आत्मा और ब्रह्मांड से जोड़ने का कार्य करता है। यह आंतरिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। नियमित ध्यान अभ्यास से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव को समझ पाता है। आइए अब हम आसन, प्राणायाम और ध्यान के समन्वय को देखते हैं, तीनों के मिश्रण को देखते हैं।
आसन, प्राणायाम और ध्यान मिलकर योग का पूर्ण रूप बनते हैं। आसन शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, प्राणायाम श्वास और ऊर्जा को संतुलित करता है, उसी प्रकार ध्यान आत्मा को जागृत करता है। ये तीनों मिलकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। योग केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है जो व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य स्थापित करता है और संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये था हमारा यूनिट 1। अब हम यूनिट 2 को देखते हैं। इसमें पतंजलि के योग सूत्र और चक्र के बारे में पढ़ना है। तो आइए पहले हम पतंजलि के योग सूत्र का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। महर्षि पतंजलि जी द्वारा जो रचा गया है योग सूत्र, जिसमें योग दर्शन को बताया गया है, तो आइए उसे देखते हैं। पतंजलि के योग सूत्र योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। इसमें 195 सूत्र है जो 4 अध्यायों में विभाजित है, जिसे पादों के नाम से भी जाना जाता है। पहला अध्याय है समाधि पाद। इसमें ध्यान और आत्म साक्षात्कार को बताया गया है। यह योग की परिभाषा और मन की प्रकृति पर केंद्रित है। इसमें समाधि यानी कि ध्यान की गहन अवस्था की चर्चा है, जहाँ साधक अहंकार से परे जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा अध्याय है साधना पाद। इसमें योग का अभ्यास बताया गया है। इसमें योग के अभ्यास और अष्टांग योग यानी 8 अंगों का वर्णन किया गया है। आइए अष्टांग योग को समझ लेते हैं। अष्टांग योग में 8 अंगों को बताया जाता है, जिसमें पहला है यम यानी कि नैतिक नियम, दूसरा है नियम यानी कि आत्म अनुशासन, तीसरा है आसन यानी कि शारीरिक मुद्राएं, चौथा है प्राणायाम यानी कि श्वास नियंत्रण, पांचवा है प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों का संयम, छठा है धारणा यानी कि एकाग्रता, सातवां है ध्यान यानी मेडिटेशन, आठवां है समाधि यानी कि आत्म साक्षात्कार। तो इस तरह से 8 हमारे अष्टांग योग है, या 8 अंगों का योग मतलब अष्टांग योग होता है। ये अध्याय 2 में है पतंजलि के योग सूत्र के। तीसरा अध्याय है विभूतिपाद। इसमें योग से प्राप्त शक्तियों का वर्णन है। इसमें योग अभ्यास के गहन स्तरों से उत्पन्न शक्तियों यानी सिद्धियों का वर्णन है। हालांकि पतंजलि चेतावनी देते हैं कि इन सिद्धियों से आकर्षित न हो, क्योंकि अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। चौथा अध्याय है कैवल्य यानी कि मुक्ति। यह अध्याय योग के अंतिम लक्ष्य यानी कि मुक्ति, कैवल्य और आत्मा के ब्रह्मांड से जुड़ाव पर केंद्रित है। पतंजलि के योग सूत्र न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं बल्कि शरीर, मन और आत्मा की एकता प्राप्त करने का व्यवहारिक मार्ग भी प्रदान करते हैं। आइए अब हम पहला सूत्र को देखते हैं। पहले योग के पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, यानी कि इसका अर्थ होता है अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। इसके महत्व की बात करें तो इसमें अथ यानी अब यह संकेत देता है कि साधक योग का अभ्यास करने के लिए तैयार है। यह अनुशासन, समर्पण और सीखने की इच्छा को प्रोत्साहित करता है। इसके संदेश की बात करें तो यह सूत्र योग की पद्धति को व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करने की नींव रखता है। अब हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं, वो है योग चित्तवृत्ति निरोध, यानी कि योग चित्त यानी कि मन और वृत्तियों यानी कि चंचलता। तो योग मन की चंचलता को रोकने का साधन है। मन स्वाभाविक रूप से अस्थिर रहता है और विभिन्न विचारों, भावनाओं और स्मृतियों में उलझा रहता है। योग का उद्देश्य इस चंचलता को स्थिर करना है, जिससे मन में शांति और अस्पष्टता आए। अगर हम इसके प्रभाव को देखें तो इसका प्रभाव है जब मन शांत और स्थिर हो जाता है तो साधक अपनी सच्ची आत्मा का अनुभव कर सकता है। इसके प्रयोग को देखें तो आसन, प्राणायाम, ध्यान के अभ्यास से मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। आत्म साक्षात्कार यानी कि आत्मदर्शन, अपने आप से मिलना, अपने आप से साक्षात्कार होना, उसे आत्म साक्षात्कार करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चक्र यानी कि ऊर्जा केंद्र। योग दर्शन में चक्रों को शरीर के ऊर्जा केंद्र माना गया है। ये ऊर्जा प्रवाह यानी कि प्राण को नियंत्रित करते हैं
और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 7 मुख्य चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित है, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला है मूलाधार चक्र। इसका स्थान होता है रीढ़ के आधार में, यानी कि सबसे नीचे। इसके गुण की बात करें तो ये स्थिरता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। इसके तत्व की बात करें तो ये चूंकि ये सबसे नीचे रहता है तो इसका तत्व है पृथ्वी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी भी है, तो वही ये पृथ्वी इसका तत्व है। अगर ये असंतुलित हो जाए तो इसके प्रभाव क्या होंगे? तो हमारे मन में भय होगा, असुरक्षा और अस्थिरता की स्थिति बनेगी। इसको संतुलित करने के उपाय को देखें तो हमें ताड़ासन करने होंगे, जिसको माउंटेन पोज कहते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं सारे का फोटो लगा दे रहा हूँ। इसके बाद दूसरा चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, यानी स्क्रैल चक्र। इसके स्थान को देखें तो ये मूलाधार चक्र के ऊपर, यानी कि नाभि के नीचे होता है। इसके गुण की बात करें तो ये रचनात्मकता, भावनाएं और कामुकता को कंट्रोल करता है। इसके तत्व की बात करें तो इसके तत्व है जल। इसके असंतुलन से भावनात्मक अस्थिरता और रचनात्मकता की कमी होती है। इसके संतुलन के उपाय में देखें तो बद्ध कोणासन, यानी कि बटरफ्लाई पोज योगा हमें करना पड़ता है। उसी प्रकार तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा। इसमें इसका स्थान है नाभि के पास। इसके गुण की बात करें तो ये आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और ऊर्जा इसका गुण है। और इसके तत्व की बात करें तो अग्नि इसका तत्व है। इसके असंतुलन से आत्मविश्वास की कमी या गुस्सा जैसी स्थिति पैदा होती है। इसके संतुलन के उपाय को देखें तो नौकासन, यानी बोट पोज हमें करना होता है। इसके बाद चौथा है हमारा अनाहत चक्र, यानी हर्ट चक्र। इसके स्थान की बात करें तो ये हृदय के पास होता है। इसके गुण की बात करें तो इसमें प्रेम, करुणा और संतुलन का गुण होता है। इसके तत्व में वायु इसका तत्व है। और इसके असंतुलन से ईर्ष्या, अकेलापन और रिश्तों में समस्या होती है। इसके संतुलन के उपाय हैं उष्ट्रासन, यानी कि कैमल पोज। इसके बाद पांचवा है हमारा विशुद्ध चक्र, यानी कि थ्रोएट चक्र। इसका स्थान है गला। इसके गुण की बात करें तो ये संवाद, अभिव्यक्ति और सत्य इसका गुण है। और इसका तत्व आकाश है। इसके असंतुलन से संवाद में समस्या या झूठ जैसी स्थितियां पैदा होती है। इसको संतुलित करने का उपाय है मत्स्यासन, यानी फिश पोज। इसके बाद छठा है हमारा आज्ञा चक्र, जो कि थर्ड आई चक्र इसको कहते हैं। इसके स्थान की बात करें तो ये भौहों के बीच में होता है, यानी कि हमारे दोनों आँखों के बीच में। इसके गुण की बात करें तो ये अंतर्ज्ञान, ज्ञान और दृष्टि इसका गुण है। तत्व है इसके प्रकाश। इसमें असंतुलन के प्रभाव को देखें तो भ्रम, निर्णय में कठिनाई जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। इसके संतुलन के उपाय में ध्यान और तीसरी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इसके बाद सातवां है, जो कि हमारा अंतिम है, सहस्रार चक्र, यानी कि क्राउन चक्र। ये सिर के शीर्ष में होता है। इसका गुण आध्यात्मिक संबंध और आत्मज्ञान है। इसके तत्व की बात करें तो शुद्ध चेतना इसका तत्व है। इसके असंतुलन के कारण आध्यात्मिकता से दूरी और कठोर विचारधारा उत्पन्न होते हैं। इसके संतुलन के उपाय की बात करें तो ध्यान और आभार व्यक्त करना इसके संतुलन के उपाय हैं। पतंजलि के सिद्धांत और चक्रों का समन्वय को देखते हैं। पतंजलि के योग सूत्र मन और आत्मा के अनुशासन पर जोर देते हैं, जबकि चक्रों की अवधारणा शरीर और ऊर्जा के सामंजस्य को दर्शाती है। दोनों मिलकर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। चक्रों को संतुलित करते हुए योग सूत्र के सिद्धांत का पालन करके साधक आत्मज्ञान, मुक्ति, आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जो हमारा यूनिट थर्ड है वो है आसन और प्राणायाम की समझ।
तो जैसा कि हमने अभी तक बताया कि आसन यानी शारीरिक मुद्राएं और श्वास नियंत्रण को प्राणायाम कहा जाता है। तो ये दोनों जो है वो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए की जाती है। आइए हम आसन की बुनियादी समझ को समझते हैं। आसन क्या है देखते हैं। आसन वह शारीरिक मुद्राएं हैं जो योगा अभ्यास के दौरान शरीर को लचीलापन और शक्ति और संतुलन प्रदान करती है। संस्कृत में आसन शब्द का अर्थ होता है बैठना या सुखपूर्वक स्थिति में होना। प्रारंभ में आसनों का उद्देश्य शरीर को ध्यान के लिए तैयार करना था, ताकि साधक लंबे समय तक शारीरिक असुविधा के बिना ध्यान कर सके। आसन के प्रमुख गुणों को देखें तो ये स्थिरता यानी स्थिर और आराम यानी सुख दोनों का संतुलन है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन्हें नियमित रूप से किया जाता है। प्रत्येक आसन में शरीर और श्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आसन के लाभ की बात करें तो इसके शारीरिक लाभ को देखते हैं तो ये लचीलापन और शक्ति और संतुलन में वृद्धि करता है। आंतरिक अंगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है इससे, और इससे प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार और ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह इसके मानसिक लाभ की बात करें तो मानसिक तनाव और चिंता में कमी होता है, और ध्यान और एकाग्रता में सुधार होती है, और मानसिक शांति और स्पष्टता की प्राप्ति होती है। उसी तरह आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो इससे आंतरिक शांति और ध्यान की स्थिति में वृद्धि होती है, और यह उच्चतम चेतना की ओर बढ़ने के लिए साधना की प्रक्रिया को सरल बनाता है। अब आइए सूर्य नमस्कार को देखते हैं। सूर्य नमस्कार 12 योग आसनों का एक क्रमबद्ध और गतिशील संयोजन है, जो शरीर को ऊर्जा और लचीलापन प्रदान करता है और मानसिक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सूर्य की ऊर्जा का सम्मान करने के रूप में किया जाता है, जिससे जीवन और शक्ति का स्रोत माना जाता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों को देख लेते हैं। पहला है प्रणामासन यानी प्रेयर पोज। दूसरा है हस्त उत्तानासन यानी कि रेज्ड आर्म्स पोज। तीसरा है पादहस्तासन यानी कि हैंड टू फुट पोज। चौथा है अश्व संचालनासन यानी कि इक्वेस्ट्रियन पोज। और पांचवा है दंडासन यानी स्टिक पोज। छठा है अष्टांग नमस्कार यानी 8 अंगों से प्रणाम। सातवां है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। आठवां है अधोमुख श्वासन यानी कि डाउनवर्ड डॉग पोज। नौवां है अश्व संचालनासन यानी कि इक्वेस्ट्रियन पोज यानी दूसरी टांग। 10वां है पादहस्तासन यानी कि हैंड टू फुट पोज। फिर 11वां है हस्त उत्तानासन यानी कि रेज्ड आर्म्स पोज। और 12वां है प्रणामासन यानी प्रेयर पोज। सूर्य नमस्कार के लाभ को देखते हैं तो इससे शारीरिक लाभ को देखें तो मांसपेशियां और जड़ों को मजबूत करता है। यह लचीलापन और शरीर की मुद्रा में सुधार करता है, और हृदय और रक्त संचार प्रणाली को उत्तेजित करता है। उसी प्रकार इसके मानसिक लाभ को देखें तो ये मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ाता है, शारीरिक थकान और मानसिक तनाव को कम करता है, ऊर्जा का संचार और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। उसी तरह आध्यात्मिक लाभ को देखें तो ये शरीर की ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है, आभार और ध्यान की भावना को प्रोत्साहित करता है, प्राकृतिक लय के साथ शरीर को जोड़ता है। इसके प्रैक्टिस के टिप्स को देखते हैं। सूर्य नमस्कार को सुबह के समय खाली पेट करना चाहिए। हर एक आसन में श्वास को सही ढंग से जोड़ते हुए अभ्यास करें। तीसरा टिप्स है शुरुआत में कुछ राउंड से अभ्यास करें और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं, यानी एक ही बार ज़्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है। इसके बाद हम नाड़ी शोधन प्राणायाम को देखते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है इसे देखते हैं। नाड़ी शोधन, जिसे नाड़ी साफ करना कहा जाता है, यह एक प्राचीन श्वास नियंत्रण तकनीक है
जिसका उद्देश्य शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करना है। यह प्राणायाम मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसके टेक्निक्स को देखें, इसके तकनीक को देखें तो ये आरामदायक स्थिति में बैठें और फिर अपनी रीढ़ को सीधा रखें। उसके बाद अपनी बाईं हाथ की उंगलियों को घुटने पर रखें और दाहिनी उंगली से दाहिने नथुने को बंद करें, यानी नाक के एक साइड को बंद करें। फिर बाईं नथुने से गहरी सांस लें। फिर उसके बाद अब बाईं नथुने को बंद करें और दाहिने नथुने से सांस लें। फिर दाहिने नथुने से सांस लें और बाईं नथुने से सांस छोड़ें। इसी प्रकार एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से सांस छोड़ने की बात बताई जा रही है। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ को देखते हैं। इस शारीरिक लाभ को देखें तो ये श्वसन प्रणाली को सुदृढ़ करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, नसों और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। उसी तरह इसके मानसिक लाभ को देखें तो ये मानसिक शांति और संतुलन में वृद्धि करता है, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है, तनाव और चिंता को कम करता है। उसी तरह आध्यात्मिक लाभ को देखें, ये शरीर के ऊर्जा चैनलों को संतुलित करता है, ध्यान की गहराई और आत्मा के साथ जुड़ाव को बढ़ाता है, आंतरिक शांति और संतुलन की भावना को उत्पन्न करता है। इसके प्रैक्टिस के टिप्स को देखें तो शांत और एकाग्र वातावरण में अभ्यास करना चाहिए। श्वास को धीरे धीरे और गहरी लेते हुए प्राणायाम करें। ध्यान केंद्रित रखें और कोई विक्षेप न होने पाए। इस प्रकार हम निष्कर्ष देखते हैं। आसन, सूर्य नमस्कार और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर में लचीलापन और शक्ति आती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और आत्मा का संतुलन बना रहता है। आसन शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता के लिए आधार प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार शारीरिक ऊर्जा और मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। इन सभी के प्रैक्टिसों को नियंत्रित रूप से अपनाकर हम एक स्वस्थ और संतुलित खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सिलेबस समाप्त होता है। फिर से हम सारे टॉपिक्स को रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने फर्स्ट यूनिट में योगा के इतिहास को देखा, फिर आसन के महत्व को देखा जिसमें आसन शारीरिक मुद्राओं पर ध्यान दिया जाता है इसमें। फिर प्राणायाम के प्रभाव को देखा, यानी कि इसमें जीवन ऊर्जा का नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद ध्यान के महत्व को देखा, ध्यान हमें शांति प्राप्ति के लिए करना चाहिए। उसके बाद इसमें हमने पतंजलि योग सूत्र में 4 अध्याय को देखा था, जिसमें पहला देखा था समाधिपाद, इसमें ध्यान और आत्म साक्षात्कार को बताया गया। उसके बाद दूसरे अध्याय में देखा था साधनापाद, जो कि योग के अभ्यास को बताया गया है, जिसमें इन सभी को देखा था, अष्ट योगों को, अष्टांग योगों को। उसके बाद विभूतिपाद को हमने पढ़ा था, इसमें योग से प्राप्त शक्तियों के बारे में वर्णन है। इसके बाद कैवल्यपाद है जिसमें मुक्ति का वर्णन है। इसके बाद हमने प्रथम सूत्र को देखा था, जिसमें योग के अनुशासन को बताया गया है कि अब योग करने के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद दूसरे सूत्र को देखा था, जिसमें हमने मन को चंचलता को रोकने की शक्ति के बारे में बताया गया था। उसके बाद हमने चक्र को पढ़ा था, जिसमें हमने 7 चक्र का वर्णन किया, उनके उपाय को देखा कि किस तरह से ये असंतुलित होते हैं तो क्या क्या प्रभाव होता है और इसको कैसे संतुलित किया जा सकता है, इनकी गुण और इनके तत्वों के बारे में देखा था। उसके बाद हमने थर्ड यूनिट में आसन और प्राणायाम की समझ को देखा था। इसमें आसन के लाभ को देखे थे और फिर प्राणायाम के भी लाभ को भी देखे थे। तो लाभ में आपको 3 तरीके से लिखना है। शारीरिक लाभ में, आसन के लाभ में आप बता सकते हैं कि लचीलापन और शक्ति प्रदान करता है। वहीं आप प्राणायाम के लाभ में शांति प्राप्त करते हैं और मानसिक संतुलन, ये सब बता सकते हैं। इसमें मानसिक लाभ जब भी लिखेंगे उसमें आप यही लिखेंगे कि मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। मानसिक लाभ में तीनों में सभी में वही होगा। और आध्यात्मिक लाभ में भी शांति और ध्यान की स्थिति में वृद्धि होती है। सूर्य नमस्कार को हमने देखा था। सूर्य नमस्कार करने के जो तरीके हैं, इसके 12 आसन को देखा था, जिसमें प्राणायामासन से शुरू होकर प्राणायामासन पर ही समाप्त होता है। इसके बाद हमने सूर्य नमस्कार के लाभ को देखा था
और फिर नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम को देखा था, इसके तरीके को, और इस प्रकार हमने इस चैप्टर को समाप्त किया। आशा करता हूँ इसमें जो भी बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लें, 1 से ज़्यादा बार देखें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से उत्तर लिख पाएँ। इसमें सब कुछ संक्षेप में बताया गया है, तो आप इतना ही नहीं लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसमें जितनी भी बातें बताएंगे उसका सम्मिश्रण लिखेंगे, ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। इसमें संक्षेप में मैं बताने का कोशिश किया हूँ ताकि जल्दी कवर हो सके। एक दूसरे से रिलेटेड ही सारे टॉपिक्स है, तो आप सबको मिलाकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।